जब उसने सवर्णता नहीं छोड़ी, सवर्णता यानी वो जन्म से अपने को ऊंचा मान रहा है और सवर्ण ही बना हुआ है, तो वो दलित साहित्य कैसे लिख देगा? क्योंकि आप दलित का अनुभव अलग है, दलित की जिंदगी अलग है, दलित के सपने अलग हैं। टैगोर ने खुद, रविन्द्रनाथ टैगोर से जब कहा गया कि भाई आपने तो गरीबों और अछूतों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उन्होंने साफ कह दिया मैं लिख ही नहीं सकता था। और इसलिए नहीं लिख सकता था कि मैं उनके घर के अंदर की बात जानता ही नहीं, आंगन तक नहीं गया, तो घर के अंदर दलितों के क्या हो रहा है मैं क्या जानूं। आज के दिनों में ये अक्सर सुनने में आता है और ये इतना ज़्यादा प्रचारित कर दिया गया है कि दलित साहित्य एक खास जाति का साहित्य है, जबकि बहुत सारे चिंतक ये मानते हैं और ये वो दलित साहित्य के विस्तार के बारे में चिंतित भी हैं, अन्य विधाओं में लिखने के बारे में भी बातचीत करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि बाल साहित्य भी आना चाहिए, जिससे हम बेहतर दुनिया और बेहतर समाज बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि दलित साहित्य के अंदर बहुजन साहित्य आ गया है और उनके प्रतिनिधित्व के सवाल के साथ साथ समानता और व्यक्ति की गरिमा के साथ एक बेहतर समाज, एक ऐसा समाज जिसमें समानता हो, और समानता जब तक नहीं होगी तब तक हम उस स्वतंत्रता का, उस आज़ादी का कोई लाभ नहीं ले सकते। तो इतना कुछ इस दलित साहित्य के अंदर है, फिर भी दलित साहित्य से बाहर वाले ये सवाल बार बार करते रहते हैं कि दलित साहित्य एक खास जाति का साहित्य, आखिर ऐसा क्यों? और अगर है दलित साहित्य कुछ खास है तो क्यों, और वो अलग क्यों है साहित्य से? भारत जातियों का देश है और जिन जातियों को पढ़ने लिखने के अवसर मिले हैं उनका ही साहित्य आया है। अगर पूरा हिंदी साहित्य कहा जाए तो उसको ब्राह्मण और दो चार कास्तों का साहित्य है, बनिए ब्राह्मणों के अलावा किसका साहित्य है? सारे शूद्र उसे अपना साहित्य मान बैठे, सारे पिछड़ी जातियां उसको अपना साहित्य मान बैठी। आप जो बहुजन साहित्य की बात कर रहे हैं ये तय होता है वैचारिकी के। जो जैसे फुले का विचार था, अम्बेडकर का विचार था, इसको लेकर महार चमार जो जातियां चल पड़ी और साहित्य लिखने लगी। अब आप न तो अम्बेडकर को मानने को तैयार हैं, न फुले को मानने को तैयार हैं। आप जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनमें पैदा हुए लेखक ही आपके आदर्श हैं, फिर आप चाहते हैं कि ये बहुजन साहित्य हो गया। मुझे याद है राजेंद्र यादव के पास कई लोग जाते थे और कहते थे आप बहुजन साहित्य में आओ, तो वो पूछते थे कि आपकी वैचारिकी क्या होगी, तो कहते फुले हैं अम्बेडकर हैं। तो उन्होंने कहा फुले और अम्बेडकर तो दलितों के पास पहले से ही हैं, तुम्हारे पास नया क्या है? तो बात यह है कि अभी जो पिछड़ी जातियां आई उन्होंने बहुत कम अपनाया है फुले को, अम्बेडकर को, और देर भी हुई है। अभी भी देखो वो कि लोहिया के पास भागेंगे या किसी और के पास भागेंगे, गांधी उन आदर्श हैं। आप देखो कि जब उत्तर प्रदेश में बात चल रही थी राम की, कृष्ण की, तो अखिलेश कहने लगे कि हम विष्णु का वो बनाएंगे मंदिर, या फिर हम कृष्ण का मंदिर बनाएं, कृष्ण हमारे भगवान हैं। तो जब आप इस तरह से अपनी जाति का ही आदमी ढूंढ रहे हैं, विचार से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर आप कैसे बहुजन भाई बन जाएंगे? आपको उसमें एक कॉमन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। और चूँकि ये महाराष्ट्र में महारों ने, उत्तर प्रदेश में चमारों ने, इन्होंने बाबा साहब को अपनाया, इसलिए लेखक बने। ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद किया, और यहाँ सब इस स्थिति में पहुँचे थे कि अम्बेडकर का मतलब है चमार। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये धारणा बनी थी। तो इसलिए जब आपने दूरी बना रखी है आदर्शों से, मूल्यों से, तो आप कैसे कहेंगे कि भाई हमारा साहित्य भी दलित साहित्य है? और बहुजन का मतलब राजनीति में तो बहुजन आ रहा है, लेकिन साहित्य में तो जो भी लिखेगा वही पहचाना जाएगा। जातियां अगर लिखेंगी उस तरह से तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म सब जातियों का मिलकर हो सकता है, लेकिन सबको ज़बरदस्ती लेखक नहीं बनाया जा सकता। लेखक तो वही बनेंगे जो महसूस कर रहे हैं, या जो संघर्ष में है, या जिन्होंने वैचारिकी को पकड़ लिया है। बाकी ये नहीं है कि भाई ये कोई राजनीतिक समझौते की तरह के भाई जैसे मंडल कमीशन आया, या फिर काशीराम जी ने कहा कि सब बहुजन हैं। भाई
वो तो राजनीति के लिए ठीक है। साहित्य में इस तरह से, हाँ, जब साहित्य लेके आओगे तो एक अगर मूल्य सबके मिल रहे हैं, उद्देश्य सबके मिल रहे हैं, तो एक कॉमन, एक सामान्य जो है मंच हो सकता है, सामान्य साहित्य हो सकता है। लेकिन इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन जातियों ने लिखा, विविधता उसमें आएगी, वो जुड़ जाएगा। कि मैं कह रहा हूँ कि 50 जातियों ने भी लिखा, 50 जातियों का साहित्य है, सारा मिला के कि सारा साहित्य सामाजिक न्याय का साहित्य है, ठीक है, वो एक धारा का साहित्य हो गया। तो वो छोटी छोटी शाखाओं को मिला के एक बड़ी धारा बन सकती है। सर, आप ये कह रहे हैं कि एक बहुजन साहित्य में कोई भी अगर कोई भी आता है और वो हमारे वैचारिक मूल्य, खासकर समानता और स्वतंत्रता या फिर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर नहीं चलता है, तो वो उसे हम बहुजन नहीं मान सकते। हमारा साहित्य तो वैचारिकी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को लेकर चलता है और इसी तरह की जीवन पद्धति की तलाश करता है। देखो, इसमें भी जैसे 22 प्रतिज्ञा वाली बात है, और ये हर आदमी की सीमा है कि बाबा साहब को या फुले को किस हद तक वो अपनाने की स्थिति में है और धीरे धीरे वो उसमें आगे जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई बौद्ध भिक्षु बनेगा तभी वो जो अब बौद्ध रीति की ज़िंदगी जिएगा, वो बगैर बौद्ध बने हुए भी उन मूल्यों को जी सकता है। लेकिन हाँ, धार्मिक संदर्भ में ये बात होगी कि उसको वो अपना लेना चाहिए। लेकिन लेखक जो है वो सामाजिक जो समस्याएं हैं, सामाजिक मूल्य, मनुष्य के अधिकार की बात है, उसको सबसे आगे लाएगा। उसे बराबरी के लिए लड़ना है, बराबरी हासिल करने के लिए। जी, मतलब दलित साहित्य, आपका यही कहना है कि दलित साहित्य अपने मूल्यों को लेकर चलता है और इस तरह के मूल्यों को लेकर कोई भी अगर लेखक हो, चाहे वो सवर्ण लेखक ही क्यों ना हो, तो वो लिख सकता है। नहीं, सवर्ण लेखक कैसे लिख सकता है? मैंने तो नहीं कहा कि सवर्ण लेखक लिख सकता है। उसे सवर्णता छोड़नी पड़ेगी भाई। जब उसने सवर्णता नहीं छोड़ी, सवर्णता यानी वो जन्म से अपने को ऊंचा मान रहा है और सवर्ण ही बना हुआ है, तो वो दलित साहित्य कैसे लिख देगा? ये मैंने कहाँ कह दिया? समता मैंने कहा सबसे पहली बात है। जन्म के आधार पर भी और कर्म के आधार पर भी कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ये संविधान की सबसे बड़ी देन है उसने, और बाबा साहब का के पूरे अध्ययन का, पूरे संघर्ष का निचोड़ है समता, स्वतंत्रता, बंधुता। बेशक ये मूल्य उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हों। संविधान तैयार हो गया तो प्रस्तावना की ड्राफ्टिंग करने बैठे जवाहरलाल नेहरू, और जब वो डॉक्टर अंबेडकर के सामने आई तो उन्होंने कहा कि भाई बाकी ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक शब्द जोड़ूंगा और वो शब्द है बंधुता। तो उन्होंने फिर उस पर बहस हुई, तो उन्होंने कहा ये क्यों? उन्होंने कहा कि जब हम कास्टलेस सोसाइटी बनाने की बात कर रहे हैं, जाति विहीन समाज बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा फिर वहाँ से हटने के बाद मूल्य होगा क्या? तो वो मूल्य होगा बंधुता। और उन्होंने कहा बंधुता का मतलब ये जेंडर मसला नहीं है, पुरुष स्त्री सबको जो है बराबरी की बात है। जैसे राष्ट्रपति शब्द है वो कोई स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग नहीं है, उसी तरह से बंधुता शब्द जो है वो स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग नहीं है। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो संविधान संगत, जो हमारे जो उद्देश्य हैं, जो बाबा साहब ने जो सपना देखा, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी या जिसके लिए वो पूना पैक्ट नहीं करना चाह रहे थे, पृथकता का, पृथक निर्वाचन, पृथक सारी चीज़ें, तो केवल राजनीति की पृथकता नहीं है, हमारी समाज की भी पृथकता है, वैचारिकी की पृथकता है। और वही बात मैंने कही कि कदम जी ने कहा कि भाई उन्होंने ये काम कर दिया होता, कोई वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप दलित का अनुभव अलग है, दलित की ज़िंदगी अलग है, दलित के सपने अलग हैं। हाँ, दलित का साहित्य या दलित का विचार, गैर दलित के विचार, उसको सबके मिला के विविधतापूर्ण आपका एक राष्ट्रीय स्वरूप का साहित्य हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई ब्राह्मण मेरी तरह क्यों नहीं लिखते, नहीं लिखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर से जब कहा गया कि भाई आपने तो गरीबों और अछूतों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उन्होंने साफ कह दिया मैं लिख ही नहीं सकता था, और इसलिए नहीं लिख सकता था कि मैं उनके घर के अंदर की बात जानता ही नहीं, आंगन तक नहीं गया तो घर के अंदर दलितों के क्या हो रहा है मैं क्या जानूं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने साफ मना कर दिया। तो ये है ईमानदार लेखक का काम, उसे अपनी सीमाएं पता है, उसे अपना ज्ञान पता है, वो जो जीवन जीता है
जो अनुभव रखता है वही कह सकता है और वही उसको कहना चाहिए। दलित साहित्य बहुजन का विस्तार है या फिर इसको वैचारिकी के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? नहीं, इसको देखिए, दलित बहुजन, जैसा कि अभी बेचन जी ने कहा, ये राजनीतिक शब्द तो हो सकता है, लेकिन दलित साहित्य में अगर पिछड़े वर्ग के आते हैं तो वैचारिकी डॉक्टर बाबा साहब की, अम्बेडकर की और ज्योतिबा फुले की और सावित्रीबाई फुले की वैचारिकी को तो अपनाना ही पड़ेगा, हैं। जैसा कि अखिलेश राजनीति में विष्णु की बात करते हैं, या कोई कृष्ण की बात कर रहा है, जो शोषण का आधार रहा है, तो वहाँ वो कैसे वो मूल्य दलित साहित्य के हो सकते हैं? दलित साहित्य के मूल तो समता पर आधारित है, और जब समता होगी तो स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी तो बंधुता होगी, हैं, तभी आपस में मिल पाएंगे और तभी एक राष्ट्र का एक समतापरक निर्माण होगा। और दलित साहित्य का उद्देश्य जो है एक सिर्फ दलित समाज तक सीमित नहीं है, उसका संदेश बहुत व्यापक है। लेकिन वही है, लेखन के लिए या फैशन के लिए या साहित्य में, एक दलित साहित्य में एक उभार है, इसलिए सवर्ण भी लिखें। वो कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलित समाज का जाति के आधार पर शोषण किया, यानी कि असमानता वाली व्यवस्था का वो समर्थन कर रहे हैं, वो हिस्सा हैं। अगर वो प्रवृत्ति अगर वो छोड़ देंगे और यहाँ एक ऐसा समाज बन जाएगा जहाँ बिल्कुल एक किसी तरह का भेद नहीं रहेगा, ना जाति के आधार पर, ना अर्थ के आधार पर, ना संस्कृति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, तब दलित साहित्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो लेकिन वो स्थितियाँ तो अभी समाज में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अभी तो लग रहा है कि और ज़्यादा विपरीत स्थिति जाएगी। हाँ, बल्कि ये खाई बढ़ती जा रही है, खाई बढ़ती जा रही है। बल्कि शुरुआत में लग रहा था कि हाँ, दलित साहित्य एक ऐसा माहौल बना रहा है। दलित साहित्य अपने आप में पूर्ण है, उसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, साफ है। लेकिन जब जो लोग शोषण करते हैं या जिस व्यवस्था से शोषण होता है, वही लोग दलित साहित्य लिखने की बात करेंगे तो दलित साहित्य तो प्रक्षिप्त हो जाएगा। जैसे कबीर की कुछ जो दोहे हैं, पद हैं, वो प्रक्षिप्त कर दिए गए, वो उसमें है ही नहीं। रैदास के पद भी प्रक्षिप्त कर दिए गए, या अम्बेडकर के विचार को भी प्रक्षिप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से एक समतापरक समाज नहीं बने, क्योंकि दलित साहित्य का उद्देश्य है एक मानवता वादी एक समाज बनाना, एक मनुष्य जिस उसके केंद्र में है, जिसमें किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, ना जाति का, ना अर्थ का, ना लिंग का। तो ये